नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 2 मई है। ईरान से एक अहम खबर आई है, बल्कि एक दुखद खबर आई है। ईरान के जंजन प्रांत में एक धमाका हुआ और इस धमाके में 14 ईरान के सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये धमाका कैसे हुआ हम आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अब नया डेवलपमेंट ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर क्या है। पहले इस धमाके की बात करते हैं। देखिए, जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि ईरान के सैनिक जंजन जो इलाका है, प्रांत है, वहाँ पे जो अटैक हुए अमेरिका के और इजराइल के, इस दौरान कई जगह पर क्लस्टर बॉम्ब्स फायर किए गए। देखिए, जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं, जब उनको फायर किया जाता है तो उसमें से कई छोटे छोटे, अगर आप सरल शब्दों में समझें तो छोटे छोटे कई बॉम्ब्स निकलते हैं जो उस पूरे इलाके में फैल जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहते हैं। उन्हें सफाई करने का काम बेहद मुश्किल होता है, बेहद पेचीदा होता है। आईआरजीसी के जो जवान थे, ये इसी जो क्लस्टर बॉम्ब से अलग होके जो छोटे छोटे बॉम्ब्स बिखरे हुए थे इलाके में, इसको साफ करने का काम कर रहे थे ताकि कोई आम नागरिक इसका शिकार ना हो। और इस दौरान जो है वो ये हादसा हुआ कि एक क्लस्टर बॉम्ब जो था उसमें धमाका हुआ और 14 ईरान की सेना के जवान, आईआरजीसी के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। आईआरजीसी की अंसार अल मेहंदी यूनिट की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि बम धमाका अज्ञात गोला बारूद के कारण हुआ जो युद्ध की वजह से फैल गया था। बयान में यह भी बताया गया है कि शहीद हुए 14 सैनिक जो हैं वो बेहद अनुभवी थे, विशेषज्ञ थे और वो इस मामले के वो इस मामले में एक्सपर्ट होते थे कि कैसे ये बॉम्ब्स जो हैं इनको निकाला जाए। लेकिन ये बेहद मुश्किल काम होता है और जब बताया जाता है कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स बिखरे होते हैं उनको खोज के निकालना बेहद मुश्किल होता है। उस काम में वो लगे हुए थे और इसी दौरान एक धमाका होता है और वो शहीद हो जाते हैं। देखिए, जो आईआरजीसी के जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, आप देखें पिछले जो ये 40 दिन की जंग हुई अमेरिका की, या पहले भी 12 दिन की जो जंग हुई, जिस हौसले के साथ ईरान की सेना ने मुकाबला किया है, जिस हिम्मत के साथ मुकाबला किया है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है और ये एक मिसाल है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ें, तो आपको इन जंग में जो बड़े युद्ध हुए हैं इसमें आपको कई बार ऐसे टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे कि बस इस लड़ाई की वजह से जो है वो पूरे युद्ध की जो है वो की दशा दिशा बदल गई। टर्निंग पॉइंट कहते हैं। पिछले कुछ वक्त में ये जो जितने युद्ध हुए, चाहे 12 दिन की जंग हो या अमेरिका का हमला हो, इजराइल का हमला हो, ईरान की सेना जिस हिम्मत और हौसले के साथ लड़ी है, मानो पूरी की पूरी ईरान की सेना, अली खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्हीं के दिखाए नक्शे कदम पर आगे चल रही है। और आज ईरान की सेना की वजह से हालात ये हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके नए बयान जो आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ना हमला कर पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं, जहाज़ लेके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि अब पूरी तरह से कमान ईरान की सेना के हाथ में है और ईरान की सेना को ये निर्देश दे दिए गए हैं आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी साहब की तरफ से कि एक बड़े हमले के लिए, बड़ी जंग के लिए तैयार रहिए। देखिए, इसी बीच चूंकि ये मैंने शुरुआत इस खबर से इसलिए की क्योंकि ये बेहद दुखद खबर, 14 जवानों का शहीद होना, इनके सभी परिवार वालों के लिए पूरा ईरान इनके साथ खड़ा हुआ है। पूरा ईरान का एक एक बच्चा इस समय ईरान की सेना के साथ खड़ा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। जब सड़कों पर ईरान की सेना का काफिला निकलता है तो आसपास के लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, सब उनकी हौसला अफजाई के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। और मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी है, न्यूज़ चैनल में होने की वजह से हमारे पास कई ऐसे फुटेज आते हैं जो बड़े आप देखिए हैरान रह जाएंगे कि ईरान की सेना के जवान अगर कहीं तैनात हैं तो उन्हें पानी पहुंचाने का काम, खाना पहुंचाने का काम ईरान के आम जनता जो है वो कर रही है। यानी ऐसा लगता है कि पूरा ईरान इस समय एकजुट है और ईरान की इस एकजुटता, इस ईरान की सेना की इस हिम्मत और हौसले ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को आज घुटने पर ला दिया है। ये इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो आज ईरान अपने शहीदों को सलाम कर रहा है। जो 14 सैनिक जो हैं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक प्रकार से ईरान के लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक उसी राह पर वो आगे बढ़े जिस राह पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब आगे बढ़े। देखिए, अली खामनेई साहब आप जानते ही, उनकी एक इच्छा हमेशा ये रही, मैंने कहीं कन्वर्सेशन में पढ़ा ऐसा कि शायद अली लारीजानी साहब ने ये कहा था कि एक बार अली खामनेई साहब ने उनसे कहा कि जो है मेरी इच्छा है कि अगर मेरी मौत कभी हो तो मैं ईरान के लिए ही शहीद होते हुए जो है वो मौत को गले लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी शहादत चाहता हूँ।
ये उनकी आखिरी इच्छाओं में से एक थी अली खामनेई साहब की, और देखिए खुदा ने शायद उनकी इच्छा पूरी की और ईरान के लिए ही लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। खैर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव जो ईरान की तरफ से भेजा गया था पाकिस्तान के ज़रिए, और जिसमें शर्त यही थी कि अमेरिका पहले अपनी सेना को हॉर्मुज से बाहर करे, उसके बाद ही बात होगी, वरना बात नहीं होगी। ये डेडलाइन, रेड लाइन खींच दी है ईरान ने कि जो अमेरिका के सोल्जर्स खड़े हुए हैं, जो शिप्स खड़े हुए हैं, 19 जहाज घेर के खड़े हुए हैं, इनको पहले बाहर करिए आप हॉर्मुज से, उसके बाद बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप को ये शर्त मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरह का समझौता होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ये बात आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बात उस समय अली खामनेई साहब ने कह दी थी जब ये टॉक्स शुरू हुए थे अमेरिका के साथ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप शायद ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता होना बेहद मुश्किल है। ये बात अली खामनेई साहब डे 1 से जानते थे। इसीलिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मेरे कई दर्शक मुझसे पूछते हैं कि भाई समझौता और इस तरह की बातें क्या डील हो जाएंगी, आप समझौते का विरोध। सवाल विरोध करने और ना करने का नहीं है, सवाल ये है क्या ईरान देखिए इस जंग में जीता है, अब ये इसमें कोई शक नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज पीछे क्यों नहीं खींच रहे। आप देखिए जो खबरें आ रही हैं, रूस ने साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि हॉर्मुज को लेकर किसी भी समस्या का हल ये हो सकता है, जब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने जहाज पीछे नहीं निकालेगी। यही बात चीन ने भी कह दी है। जो चीन का नया बयान आया है उसमें चीन ने ये कह दिया है, साफ ये कह दिया है कि आपने जो ये घेर के खड़े हैं आप ईरान को, हॉर्मुज को पहले इसकी अपनी सेना को पीछे हटाइए, उसके बाद ही हॉर्मुज पर बात होगी। ये बात रूस कह रहा है, ये बात चीन कह रहा है, और यही बात अमेरिका ने कह दी है कि अगर आप किसी भी तरह की बातचीत चाहते हैं पहले जहाज हटाइए। अब डोनाल्ड ट्रंप कहाँ फंस गए, अगर वो जहाज पीछे खींच लेते हैं तो ना तो सत्ता परिवर्तन हो पाया, ना आप ईरान को हरा पाए, ना ईरान का यूरेनियम ले पाए, ना ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोक पाए, आपके सारे बेस तो जल ही गए। अरब देश जो है वो आपसे दूर हो रहे हैं, आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हथियार बेच रहे हैं वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा अलग से होगी, फिर डील चल रही है हथियार बेचने की। लेकिन जो बड़े इंटरेस्ट थे वो सब के सब फेल हो गए हैं अमेरिका के, जिस वजह से ईरान पर हमला किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अब डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज पीछे खींच ले तो गजब की बेइज्जती हो जाएगी कि भाई आपने फिर हमला क्यों किया। और वहाँ पे कांग्रेसमैन जो हैं सवाल जवाब चल रहे हैं पीट हेग्सेट के साथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ। आप भी देखिए इंटरनेट पर जाके सर्च करिए, वहाँ पर जो है कांग्रेस अलग अलग जो सांसद हैं वो सवाल करते हैं रक्षा मंत्री से किसी भी जंग में जब अमेरिका जाता है तो। और ऐसे तीखे सवाल पूछे गए कि पीट हेग्सेट के पसीने छूट गए और वो जवाब नहीं दे पाए। सवाल कुछ और हो रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। यानी इतनी बुरी हालत अमेरिका के रक्षा मंत्री की मैंने पहली बार देखी होते हुए। आप वो डिस्कशंस देखिएगा। तो अब सवाल ये है कि एक तो कांग्रेस से परमिशन लेनी है, 2 महीने से ज़्यादा अगर आप युद्ध करते हैं किसी देश से तो अमेरिका के राष्ट्रपति को संविधान के मुताबिक कांग्रेस से, संसद से, सीनेट और कांग्रेस से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अमेरिका ये कह रहा है, पीट हेग्सेट ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो सीज फायर चल रहा है, तो जो पिछले 1 महीने से करीब जो सीज फायर चल रहा है 25 दिन से, इसको उसमें शामिल ना किया जाए, यानी इसको आप उसमें छोड़ दीजिए। तो अब वहाँ एक नया डिस्कशन, यानी एक और तरीका खोज दिया है अमेरिका ने कि कैसे जो है अभी पीछे ना हटना पड़े। क्योंकि अगर कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी, और ये अपने आप में एक मतलब हार तो हो ही चुकी है, उसको स्वीकार भी करना पड़ जाएगा और ठप्पा लग जाएगा भाई कि हाँ हार गए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी है कि ना हमला कर पा रहे हैं, लेकिन हालांकि ईरान की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है अपनी सेना को, वो ये मान के चल रहे हैं। देखिए कोशिश हो सकती है कि बेहद आनन फानन में एक हमला किया जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है डिफेंस सर्कल में। वो ये है कि जो ब्रैड कूपर हैं और डैन कीन की मुलाकात हुई, सेंटकॉम के चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ अमेरिका के, इनकी जो मुलाकात हुई इसमें ये कहा गया एक छोटे हमले का प्लान तैयार किया गया। उसके लिए जो मिसाइल्स चाहिए वो मैंने आपको बताया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, डार्क ईगल, उससे हमले करने का प्लान है। ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमले का प्लान है, एनर्जी सेंटर्स पर हमले का प्लान है। और ये कहा जा रहा है ये संभव हो सकता है कि अमेरिका एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक करे और 2-3 दिन हमला करके फिर वापस आ जाए और ये कहे कि भाई अब हम जंग खत्म करते हैं, ताकि एक सम्मानजनक तरीके से एग्जिट हो। ऐसा अमेरिका सोच रहा है।
हालांकि इसका जवाब क्या ईरान देगा, ये इसी वजह से अभी तक हमला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर सऊदी में हमला होगा, उसके बाद यूएई पे हमला होगा, बहरीन, जॉर्डन, कतर, सब जगह हमले होंगे और सब टारगेट निशाने पे हैं। और अगर आप ईरान के ऑयल सेंटर्स पर हमला करते हैं तो फिर अरब के ऑयल सेंटर्स पे भी हमला होगा। इसी कैलकुलेशन के चलते फिलहाल हमला नहीं हुआ, इसी को देख के रुके हुए हैं। और रूस और चीन की जबरदस्त एंट्री हो गई है। पुतिन की जो 90 मिनट की बात थी उसमें बात यहीं पर फंस गई कि आप सेना क्यों नहीं हटा रहे। चीन ने ये साफ कर दिया है, अभी चीन के दौरे पर जाना है ट्रंप को और मामला यहाँ फैला हुआ है। चीन ने साफ कह दिया है कि साहब देखिए, आप एक तो आप वियतनाम के आसपास जो है उसके मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी आपसे, और दूसरी चीज ये देखिए, चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान को लेकर जो है वो हमारी रेड लाइन है, उसके आसपास हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी कोई सेना मौजूद हो। और दूसरी चीज़, जो तेल आ रहा है ईरान से चीन का, उसको लेकर चीन बेहद नाराज़ है। और चीन ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अमेरिका को जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं रेयर अर्थ मटेरियल के साथ, बाकी जो चीज़ें जाती हैं, सेंट्रीफ्यूजेस जाते हैं अलग अलग और चिप्स जाते हैं, इनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी कर रखी है चीन ने। तो दोनों देशों के बीच में भयंकर तनाव है। इसलिए देखिए, खबरें दो तरह की चल रही हैं डिफेंस सर्कल में है कि जो अमेरिका का दौरा होगा चीन का, इसके पहले पहले हॉर्मुज का हल होना तय है, वरना चीन का दौरा फेल हो जाएगा। वरना चाइना जो है वो कुछ भी, किसी भी तरह की ना डील आगे हो पाएगी ना कोई बात आगे बढ़ पाएगी। तो ये माना जा रहा है कि 14 और 15 मई की जो डेट सामने है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा सकते हैं, उसके पहले पहले हॉर्मुज पर कोई हल निकल के आएगा। अब ये या तो जंग के रूप में हो सकता है, जिसको लेकर ईरान ने अलर्ट कर रखा है। ईरान का जो कहना है, जो ईरान से जानकारियाँ आ रही हैं कि IRGC की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है सेना की तरफ से, और अपने सारे सैनिकों को खासकर हॉर्मुज के आसपास रेडी मोड में रखा गया है, मिसाइल्स को रेडी मोड में रखा गया है, क्योंकि अंदर खाने से इस तरह की खबरें हैं कि 48 से घंटे के अंदर अंदर कभी भी जो है किसी तरह का एक हमला हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं डिफेंस सर्कल में। देखिए, मोहम्मद जफर असदी, डिप्टी of military headquarters, said in a statement carried by Iran's fast news agency, the armed forces are fully prepared for any new adventures or foolishness from the Americans. देखिए, ये कह रहे हैं मोहम्मद जफर असदी साहब जो है डिप्टी ऑफ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना की किसी भी मूर्खतापूर्ण हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक खबर जो है, आप इस बात को शायद समझ ही रहे होंगे, जो खबरें इजराइल से आ रही हैं, इजराइल के हर उस एयर बेस पर तेज़ी के साथ मूवमेंट हो रहा है फाइटर जेट्स का, जिनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता है ईरान पे। सैटेलाइट्स की तस्वीरें ईरान पहुंचा ही रहा है, सैटेलाइट की तस्वीरें जो चीन जो है वो ईरान को पहुंचा ही रहा है। तो इजराइल में जो जो हरकतें हो रही हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं, उस पर बड़ी पैनी नज़र है और हर जानकारी ईरान तक जा रही है। बताया जा रहा है कि जो इजराइल के वो बेसिस हैं जिसका इस्तेमाल इजराइल हमले के लिए करता है ईरान पे, उन सब में फाइटर जेट्स पहुंच गए हैं, उनमें मिसाइल्स भी लोड कर ली गई हैं और बड़े स्तर पर सिर्फ एक इंतज़ार है, डोनाल्ड ट्रंप से अगर ओके होता है तो हमला हो सकता है। लेकिन जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार शायद ऐसा भी हो कि अमेरिका सीधा हमला ना करे और इजराइल के जरिए हमला किया जाए, और जितनी बड़ी मात्रा में हथियार आए हैं वो शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हमला इस बार अमेरिका सीधा ना करे, इजराइल के जरिए हमला करवाया जाए और अपने हथियार जो है सारे उसको प्रोवाइड किए जाए। लेकिन ऐसी हालत में सवाल ये है, क्या इजराइल अकेला मुकाबला कर पाएगा ईरान का? बड़ा ही डाउटफुल लगता है मुझे तो। अगर इस तरह का कोई एडवेंचरिज्म करते हैं नेतन्याहू, तो मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू के सियासी करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होगी कि बिना अमेरिका के मदद के अकेले अगर वो कूद जाते हैं जंग में, तो उसके बाद इजराइल का क्या हाल होगा, ये तो बिल्कुल सोचना भी मुश्किल है। तो फिलहाल जो खबरें हैं, एक तो धमाके की खबर मैंने आपको बताई, ईरान में जिस तरह से दुखद धमाका हुआ, और इसके अलावा जो है वो जंग के लिए ईरान की सेना का बड़ा अलर्ट है। हर चीज़ पर बड़ी बारीकी सी नज़र है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया प्रस्ताव भेजा था, ईरान ने अपनी शर्तें रखी थी, इसको मानने से मना कर दिया। ऐसे हालात में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण है और ये माना जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे में कोई बड़ा डेवलपमेंट इस दिशा में हो सकता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।